हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। आज का मोटिवेशन है कि मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के पार्ट 2 को देखेंगे, जो कि हम बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल जो है हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिए थे और आज से पढ़ेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार को। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा कि विश्व में जो है कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है वह निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये सभी देश क्या हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन सभी देशों में, जैसे अमेरिका हो गए, जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए। उसके बाद आपका दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। चीन, क्यूबा आदि देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। बताइए कहाँ कहाँ जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो चीन और क्यूबा में। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण, इसका दूसरा नाम जो है वैश्वीकरण है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। एवं उदारीकरण के कारण जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है वह बदलने लगा है। उसके बाद आपका आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है मिश्रण है। तो बताइए पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। और भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो भारत में है, याद रखिएगा। और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विकास। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह एक पौधे क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक जो है विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। तो बताइए अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? तो अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। उसके बाद आगे है कि अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। आगे है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों का विवेचन करेंगे, जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं। पहला है आपका आर्थिक विकास तथा दूसरा है मौद्रिक विकास। तो चलिए आर्थिक विकास को हम लोग देखते हैं। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होता है। बताइए आर्थिक विकास किसके द्वारा संपन्न होता है? तो आर्थिक नियोजन के द्वारा जो है संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास है क्या। ऐसे तो
आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। तो बताइए, आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में क्या है? मतभेद है, यानी कि इसका कोई जो है डिफिनेशन नहीं मिला है। सभी डिफिनेशन में जो है, सभी अर्थशास्त्रियों की डिफिनेशन में मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान ले। प्रोफेसर रोस्टव के अनुसार आर्थिक विकास जो है, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। उसके बाद आपका है समावेशी विकास। क्या है? समावेशी विकास। पेज नंबर 6 पढ़ रहे थे अभी हम लोगों ने। उसके बाद जो है 7वां पेज है आपका समावेशी विकास। तो समझते हैं समावेशी विकास जो है क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, या नहीं तो याद नहीं हुआ तो कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, सबको लाभ मिले, तो ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। उसके बाद प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि होती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय मिलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। बताइए, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान ले कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। तो बताइए, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। यानी कि उर्सुला हिक्स और जो है ब्राइट सिंह के दोनों का सेम ही कथन है। उसके बाद आपका आगे है सतत विकास। क्या है? सतत विकास। आज प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, उनको इन प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को जो है जन्म दिया है। अनेक उत्पादन क्रियाएं जलवायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है, जो आज एक चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ जो होता है, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो बताइए, सतत विकास किसे कहेंगे? तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके
तथा सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को विकास को भी ध्यान में रखा जाता हो, इस विकास को हम क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। उसके बाद है आगे कि ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। उसके बाद आपका आगे है कि इसी तरह मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो बताइए, मेडिसन नामक अर्थशास्त्री ने क्या बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या है? आर्थिक वृद्धि है। उसी तरह निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। उसके बाद आपका आगे है कि जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात है, यह एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। आगे है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द अर्थ भी निहित है। अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है। इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। प्रोफेसर लेविस ने भी की यही राय है। देखिए, तो प्रोफेसर लेविस की भी यही राय है। उसके बाद आगे है कि अब आप आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जान सकते हैं, जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ जो होता है, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत जो है पूर्व जो निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित एवं समन्वय का उपयोग करना है, क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। इसे आप कॉपी में लिख करके जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद आगे है आपका कि भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। तो बताइए, भारत में क्या है? तो भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए, तो बताइए योजना आयोग कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाती है, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा आप लोग। इसके पदेन अध्यक्ष प्रदेश के प्रधानमंत्री होते हैं। बताइए, इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बताइए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी जो है नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसके अभी पदेन अध्यक्ष कौन हुए? तो नरेंद्र मोदी जी हुए। उसके बाद आगे है कि योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ जो है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटीज। उसके बाद आगे आपका कि भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है। सॉरी, यहाँ पर जो है 12 होगा। अभी तक जो है, जिस समय बुक छपा है चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, भारत अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को जो है पूरी कर चुका है तथा अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा कि 12 पंचवर्षीय योजना जो है अभी तक में पूरा हो चुका है।
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 थी। तो बताइए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से 56 थी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 12 है, और जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 17 है, जिसमें गैस वगैरह जो है मिला था सभी को। उसके बाद आगे है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। तो बताइए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। यहाँ पर कोष्ठ में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आगे है कि भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योग का आगे है कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। भारत में नियोजन को एक तालिका 1.2 द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत में नियोजन को। योजना पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय है 1951 से 56 तक। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वह 1956 से 61 है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1985 से 90 है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2002 से 7 है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 2007 से 12 है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ, इसको पढ़ लेते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग के कुल 8 सदस्य होते हैं। बताइए योजना आयोग के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं, और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसके बाद आपका आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन इसके सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। बताइए पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका है? योजना आयोग का है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर छापिएगा। और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो हम बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।